है उसकी स्टडी की थी, उसका अध्ययन किया था। 3 चरणों में उसको बांटा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और लास्ट चरण था सिक्रेशन या स्त्रवण। अब आज हमें मूत्र को सांद्रण करने की क्रियाविधि या इसे बोला जाता है प्रतिधारा सिद्धांत, उसके बारे में अध्ययन करना है। होता क्या है प्रतिधारा सिद्धांत, काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा क्रियाविधि होती क्या है? स्तनधारियों के अंदर मूत्र को सांद्रित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी मूत्र को गाढ़ा करने का उनके अंदर गुण पाया जाता है। सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन उनके द्वारा किया जाता है। अब यूरिन को जब गाढ़ा करना है, कंसंट्रेशन करना है उसका, तो उसके अंदर 2 संरचनाएं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यूरिन के सांद्रण में, मूत्र के सांद्रण में 2 स्ट्रक्चर, 2 संरचनाएं महत्वपूर्ण योगदान देती है। इनमें से पहली स्ट्रक्चर है हेनले लूप। मूत्र को सांद्रण करने के अंदर जो पहली स्ट्रक्चर अपना योगदान देगी हेनले लूप, और सेकंड स्ट्रक्चर होती है बासा रेक्टा। अब दोनों क्या होते हैं, हेनले लूप के बारे में और बासा रेक्टा के बारे में हम स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था तब इनके बारे में हमने पढ़ा था। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हेनले लूप जो पीसीटी है, जब नीचे की ओर जाती है, किडनी के मेडुला भाग में नीचे की ओर जब एंटर करती है तो एक हेयर पिन लाइक लूप बनाती है, उस लूप को हेनले लूप कहा जाता है। हेनले लूप की 2 भुजाएं होती है। नीचे की ओर आने वाली भुजा जो होगी उसे अवरोही भुजा कहेंगे, ऊपर की ओर जाने वाली जो भुजा होगी आरोही भुजा कहलाती है। वासा रेक्टा क्या होती है? एक प्रकार की एक कैपिलरी है, केशिका है, केशिकाओं का एक जाल है जो हेनले लूप के पैरेलल पाया जाता है, हेनले लूप के समानांतर रूप से पाया जाने वाला केशिकाओं का जाल होता है। और ये दोनों संरचनाएं मूत्र को सांद्रित करने में अपना योगदान देती है। अब इस क्रियाविधि को प्रतिधारा क्रियाविधि, प्रतिधारा सिद्धांत क्यों बोला जाता है? इसका रीज़न क्या है? जो हेनले लूप है, हेनले लूप की स्ट्रक्चर इस तरह की है, ये हेनले लूप है। हेनले लूप में जब फिल्ट्रेट आता है, ऊपर से फिल्ट्रेट आता है, हमने पढ़ा बॉमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस से चना बॉमन कैप्सूल में आया, बॉमन कैप्सूल से पीसीटी में आया, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद फिल्ट्रेट किसके अंदर आता है? हेनले लूप में। तो हेनले लूप में जब फिल्ट्रेट आ रहा है तो इसकी ये वाली जो भुजा है, इस भुजा को बोला जाता है अवरोही भुजा, अवरोही भुजा, डिसेंडिंग भुजा के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक अवरोही भुजा है इसकी, ये सेकंड ये वाली जो भुजा है वो कौन सी है? आरोही भुजा। तो अवरोही भुजा में फिल्ट्रेट की जो डायरेक्शन है इस तरह से होगी, फिल्ट्रेट की पूरी डायरेक्शन इस हेनले लूप में इस तरह से पाई जाती है। अब अवरोही भुजा में फिल्ट्रेट ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे, जबकि आरोही भुजा में फिल्ट्रेट नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अवरोही भुजा में फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे आता है, आरोही भुजा में फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए इसको प्रतिधारा कहा गया है। सेकंड, इससे रिलेटेड जो वासा रेक्टा है, हेनले लूप से जो जुड़ी हुई वासा रेक्टा है, उसके अंदर जो डायरेक्शन है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे वासा रेक्टा को हमने बनाया, ये वासा रेक्टा स्ट्रक्चर है, ये वासा रेक्टा स्ट्रक्चर है। अब वासा रेक्टा में क्या होगा? ये वाली जो वासा रेक्टा की भुजा है, ये भुजा होती है अवरोही, ये जो ऊपर से नीचे आ रही है इस भुजा को बोला जाएगा वासा रेक्टा की कौन सी भुजा? अवरोही। और ये वासा रेक्टा की कौन सी भुजा है? आरोही। ये आरोही भुजा है। वासा रेक्टा में जो ब्लड का फ्लो है
वो इस तरह से होगा, यहाँ से ब्लड एंटर होगा, इस तरह से ब्लड एंटर, फिर इस यहाँ पर ब्लड, इस तरह से वासा रेक्टा के अंदर ब्लड का फ्लो पाया जा रहा है। दोनों का जब हम कंपैरिजन करें, हेनले लूप के अंदर फिल्ट्रेट का फ्लो इस तरह से है, ऐसे ही जा रहा है फिल्ट्रेट, जबकि वासा रेक्टा में जो ब्लड का फ्लो है वो किस तरह से है, ऐसा है। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। हेनले लूप में इस तरह से फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट का, वासा रेक्टा में जो ब्लड का फ्लो है इस तरह से होगा। तो दोनों के बीच भी हेनले लूप की आरोही भुजा अवरोही भुजा में भी फ्लो जो है उसके अंदर डिफरेंस है। वासा रेक्टा की अवरोही और आरोही भुजा में, वासा रेक्टा की जो अवरोही भुजा है उसमें इस तरह से आ रहा है ब्लड, और ऊपर की तरफ फिर आरोही भुजा में इस तरह से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। यहाँ पर फिल्ट्रेट का फ्लो इधर से इस साइड से इस साइड की ओर है, वासा रेक्टा में इस तरफ से इस तरफ की ओर पाया जा रहा है। तो ये जो फ्लो है ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए इसको प्रतिधारा कहा जाता है। दोनों के अंदर हेनले लूप और वासा रेक्टा में, हेनले लूप में फिल्ट्रेट का फ्लो, वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसे प्रतिधारा के नाम से जाना जाता है। जैसे इसको हम अंदर बनाएं, ये वाली जो वासा रेक्टा है इसको यदि मैं अंदर इसके बनाता हूँ, अंदर ये पॉजिटेड होती है इस तरह की, ये वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा बन गई। अब इसमें फ्लोइंग किस तरह से हो रही है, यहाँ तो ऊपर जा रहा है, हेनले लूप में फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, नीचे, इस तरह से फ्लोइंग हो रही है। ठीक है, ये प्रतिधारा हो गई। यहाँ फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, लेकिन वासा रेक्टा की इस भुजा के अंदर फिल्ट्रेट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो यहाँ पर दोनों की जो फ्लोइंग की डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इसे प्रतिधारा क्रियाविधि के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सा इसके अंदर जो हमें याद रखने वाले पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, जो स्तनधारी है उनमें सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है, मूत्र को गाढ़ा बनाया जाता है। मूत्र को सांद्रित करने के काम में दो स्ट्रक्चर यूजफुल है, हेनले लूप और वासा रेक्टा। हेनले लूप की अवरोही भुजा और आरोही भुजा में दोनों में फिल्ट्रेट विपरीत दिशा में बहता है, ये दिशा हमको दिख रही है, एक में नीचे की तरफ एक में ऊपर की तरफ। इसी तरह वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में फिल्ट्रेट विपरीत दिशा में बहता है, प्रतिधारा, काउंटर करंट है ये। इन दोनों का कंपैरिजन करें, हेनले लूप और वासा रेक्टा का, हेनले लूप की अवरोही भुजा में इस तरह से बह रहा है ब्लड, लेकिन वासा रेक्टा की जो भुजा है आरोही उसके अंदर ब्लड कैसे जा रहा है, ऊपर, जस्ट अपोजिट। इसी तरह से हेनले लूप की जो आरोही भुजा है उसमें ऊपर की तरफ जा रहा है फिल्ट्रेट, लेकिन वासा रेक्टा में ब्लड कहाँ जा रहा है, नीचे। तो ये दोनों के बीच क्या पाई जा रही है, प्रतिधारा पाई जाती है। और इसी प्रतिधारा के कारण जो किडनी का मेडुला वाला भाग है उसकी परासरणीय सांद्रता को बनाए रखा जाता है, परासरणीय सांद्रता को नियंत्रित रखा जाता है, परासरण सांद्रता को निश्चित रखा जाता है, जिसके कारण जो यूरिन है उससे जल का अवशोषण करके उसे गाढ़ा बनाया जाता है। अब इसके बाद दोनों का हम कंपैरिजन करें कि किस तरह से ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के अंदर हेल्पफुल होती है, तो एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझेंगे कि किस तरह से इनमें ब्लड को, परासरणीय सांद्रता को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से पानी का या जल का अवशोषण इसमें से किया जाता है। तो इसको हम किस डायग्राम से समझ सकते हैं, जो डायग्राम मैंने बना रखा है, ये वाली जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये है हेनले लूप। ये स्ट्रक्चर क्या है, हेनले लूप, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है वासा रेक्टा। ठीक है, अभी दोनों के बारे में मैंने बताया क्या होती है। अब जो ये हेनले लूप वासा रेक्टा है, किडनी के दो भाग होते हैं, दो स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। बाहर वाला भाग किडनी का होता है बलकुट, अंदर वाला भाग होता है मेडुला। किडनी का बाहरी हिस्सा, जैसे किडनी मैंने बनाई, यहाँ पर किडनी को बनाया, ये बाहरी हिस्सा जो है ये बलकुट है,
अंदर इस तरह का जो पिरामिड है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर को तो बोला जाता है मेड्यूला, और बाहर वाला जो ये हिस्सा है ये कॉर्टेक्स या फिर क्या कहलाता है, बलकुट। तो बलकुट भाग जो है उसके अंदर परासरणीय सांद्रता कम होती है। जैसे जैसे हम मेडुला के अंदर जाते हैं वैसे वैसे परासरणीय सांद्रता बढ़ती जाती है। बलकुट भाग के अंदर परासरणीय सांद्रता की लगभग वैल्यू होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी इसकी जो नापने की इकाई है मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, तो उसको हम एम ऑस्मोल पर लीटर से शो कर रहे हैं। नीचे आए मेडुला वाले भाग में, जैसे हम नीचे आए तो ये बढ़कर हो जाती है 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और नीचे जाते हैं 900, यहाँ पर लगभग ये हो जाएगी वैल्यू 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट वाला जो भाग है मेडुला का, वहाँ पर परासरणीय सांद्रता कितनी हो जाती है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो जैसे जैसे हम किडनी में अंदर की ओर एंटर होते हैं, अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, जो परासरणीय सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, उसका मान बढ़ता जाता है। इसका मान लगातार बढ़ेगा। जैसे 300 से कितनी हो गई, ये 300 थी कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, 600 हुई, 600 से 900, 900 से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये परासरणीय सांद्रता की वैल्यू होती है। ये जो हेनले लूप स्ट्रक्चर हमने बनाई है, ये बासा रेक्टा स्ट्रक्चर हमने बनाई है, ये हेनले लूप की कौन सी भुजा है, अवरोही, नीचे की ओर आने वाली भुजा है, ये आरोही भुजा है। ये बासा रेक्टा की अवरोही भुजा है, ये आरोही भुजा है। अब इसके अंदर जब फिल्ट्रेट आएगा, हेनले लूप की अवरोही भुजा में फिल्ट्रेट आया, कहाँ से आता है, बॉमन कैप्सूल से पीसीटी में आएगा, पीसीटी से हेनले लूप की किस में आता है, अवरोही भुजा में। नीचे जैसे जैसे फिल्ट्रेट आता जाता है तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, परासरणीय सांद्रता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऊपर 300 थी, 600 हुई, 900 हुई, लास्ट में इस वाले पार्ट में कितनी हो रही है, 1200 के करीब हो रही है, लगभग 300, 600, 900, 1200 तक पहुँच रही है। जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की ओर आएगा, इस फिल्ट्रेट में से वाटर को इस पार्ट्स के अंदर निकाला जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स को जो मेडुला वाला भाग है उसके अंदर की तरफ निकालने का काम स्टार्ट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल इसमें बाहर की ओर निकाला जाएगा। लास्ट में जब ये फिल्ट्रेट नीचे आ गया हमारे पास, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर फिल्ट्रेट जाता है इधर, इस जगह पर इस फिल्ट्रेट की परासरणीय सांद्रता कितनी हो गई, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इस फिल्ट्रेट की सांद्रता हो जाएगी। और ये जब अवरोही भुजा में, हेनले की लूप की अवरोही भुजा में जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आता है, पानी इसमें से निकलता जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसलिए जो फिल्ट्रेट है ये गाढ़ा होता जाता है। यानी यहाँ पानी का, जल का अवशोषण कर लिया, इसलिए फिल्ट्रेट क्या हो गया, गाढ़ा हो गया अवरोही भुजा में। सेकेंड हम आते हैं इस आरोही भुजा के अंदर। आरोही भुजा के अंदर क्या होगा, अब ये फिल्ट्रेट आरोही भुजा में ऊपर की ओर मूव करेगा। इस तरह से फिल्ट्रेट जो है आरोही भुजा में कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। हेनले लूप की आरोही भुजा जो है, ये आरोही भुजा है, कंफ्यूज नहीं होना है हमको, ये कौन सी भुजा है, आरोही। तो हेनले लूप की जो आरोही भुजा है और ये अवरोही भुजा होती है, इसको हमें ध्यान रखना है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है। अब पानी का अवशोषण तो यहाँ कर लिया गया, यहाँ फिल्ट्रेट को गाढ़ा कर दिया गया पूरी तरह। अब जो ऊपर जब चढ़ेगा ये जल, तो आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है, लेकिन सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयनों के लिए पारगम्य है। तो अब क्या किया जाएगा, ये जो हेनले लूप की आरोही भुजा है, इसमें से कौन से आयनों को बाहर की तरफ निकाला जाता है, बासा रेक्टा की तरफ डाला जाता है, सोडियम आयन। सोडियम आयनों को निकाल दिया जाएगा।
पोटेशियम आयनों को इसमें निकाल दिया जाएगा, क्लोराइड आयनों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तो जल को निकाल लिया गया था इसलिए वो गाढ़ा हो गया यूरिन। इसके बाद क्या किया गया, जो यूरिन है जब वो इसकी आरोही भुजा के अंदर आया, इसमें से जो उसके अंदर सॉल्यूट थे, आयन थे, उनको निकाल लिया, तो यूरिन फिर से क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो हेनले लूप की अवरोही आरोही दोनों भुजाओं में, अवरोही भुजा में तो यूरिन को गाढ़ा किया जाता है, आरोही भुजा जो है उसके अंदर यूरिन को फिर से पतला कर दिया जाता है। एक ही स्ट्रक्चर में दोनों काम हो रहे हैं। अवरोही भुजा में इसको गाढ़ा किया जा रहा है जल को अवशोषित करके, इसके बाद आरोही भुजा में से इसमें से आयन सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इन आयनों, क्लोराइड आयनों को निकालकर फिर से पतला कर दिया जाता है। ये हेनले लूप का काम है। जल का अवशोषण क्यों होता है इस जगह पर, क्योंकि हेनले लूप की अवरोही भुजा में एक्वापोरिन मिलते हैं। एक्वापोरिन विशेष प्रकार के प्रोटीन चैनल है जिनकी सहायता से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। दूसरा कारण जल क्यों बाहर निकल रहा है, यहाँ पर ये जो परासरणीय सांद्रता ये बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर से किडनी के बलकुट से नीचे की ओर जा रहे हैं तो परासरणीय सांद्रता बढ़ रही है। इस परासरणीय सांद्रता के बढ़ने के कारण भी जल को बाहर की ओर खींचा जाता है। इसके बाद हम बासा रेक्टा की बात करें। बासा रेक्टा के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, इस तरह से। बासा रेक्टा में ब्लड इस तरह से परिवहित हो रहा है या ब्लड का फ्लो इस तरह से होता है, जस्ट उल्टा है। हेनले लूप से जस्ट अपोजिट बासा रेक्टा के अंदर ब्लड का क्या होगा, फ्लो होगा। बासा रेक्टा के अंदर ब्लड का फ्लो डायरेक्शन हमको क्लियर दिख रही है। यहाँ डायरेक्शन ऐसी है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। हेनले लूप में डायरेक्शन कैसे, इस तरह से, जबकि बासा रेक्टा के अंदर ब्लड के फ्लोइंग की डायरेक्शन कैसी है, उल्टी। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रतिधारा। दोनों में एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए प्रतिधारा, काउंटर करंट के नाम से इसे जानते हैं। अब बासा रेक्टा में ब्लड नीचे की तरफ आता है, इधर से आकर इसकी वजह से ऊपर जाता है, बाहर निकल जाता है। अब जो ये सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जो आयन है जिनको हेनले लूप की आरोही भुजा ने बाहर निकाला था, ये सोडियम आयन किसके अंदर एंटर करेंगे, बासा रेक्टा की इस भुजा में। जो सोडियम आयन है, जैसे यहाँ पर हम सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर दें, सोडियम आयन इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, क्लोराइड आयन इसमें एंटर हो जाएंगे, पोटेशियम आयन इस भुजा में से इसके अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। सोडियम, क्लोराइड जो निकले थे हेनले लूप की आरोही भुजा से, जो निकले थे वो बासा रेक्टा में पहले तो बलकुट के अंतराकाशी द्रव में आते हैं, ये मेडुला के अंतराकाशी द्रव में आएंगे, मेडुला के अंतराकाशी द्रव से किस में चले जाते हैं, बासा रेक्टा में। अब ये जब सोडियम आयनों को लेकर गई बासा रेक्टा, यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद क्या करती है, जो इसके अंदर सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम जो आयन है, इनको जो अंतराकाशी भाग है, मेडुला का जो अंतराकाशी भाग है, ये अंतराकाशी भाग है, ये वाला जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच की जो जगह है, ये वाली जगह मेडुला का अंतराकाशी भाग है। यहाँ मेडुला का अंतराकाशी द्रव भरा हुआ है, तो इसके अंदर इन आयनों को ये क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। यानी जो सोडियम आयन इसने यहाँ से इस भुजा से लिए थे वो नीचे इधर की तरफ आई, तो यहाँ पर इसने अंतराकाशी द्रव के अंदर इनको स्थानांतरित कर दिया। यानी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को बनाए रखा गया किस भाग के अंदर, मेडुला भाग के अंदर। मेडुला के अंतराकाशी द्रव में इनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, जो संग्राहक नलिका है, उससे भी यूरिया की कुछ मात्रा इस अंतराकाशी द्रव वाले भाग में आती है। ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर कौन सी मात्रा आती है, यूरिया की कुछ मात्रा इसके अंदर एंटर होगी, तो उससे यूरिया की मात्रा को बनाए रखा जाता है। और जो मेडुला वाला भाग है, इसकी परासरणीय सांद्रता, इसकी जो परासरणीय सांद्रता है, इसकी परासरणीय सांद्रता को बनाए रखने में NaCl का योगदान होता है। दूसरा किसका योगदान होता है, यूरिया का।
सोडियम क्लोराइड का इसमें योगदान होगा, यूरिया का योगदान होगा। सोडियम क्लोराइड इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यूरिया करेगा। सोडियम क्लोराइड की मात्रा कैसे इसके अंदर स्थिर रखी जाएगी मेडुला वाले भाग के अंदर? सिंपल सा लॉजिक ये है, यहाँ से जब यूरिन फिल्ट्रेट आया, जो हेनले लूप की आरोही भुजा है उसने उसको पतला करने के लिए इन आयनों को बाहर निकाला। ये आयन आए जो मेडुला भाग है उसके अंतराकाशी द्रव में, अंतराकाशी द्रव से किस में चले गए? वासा रेक्टा के अंदर। ये साथ में इसके वासा रेक्टा होती है। वासा रेक्टा जब इन ब्लड का फ्लो करेगी, आगे की तरफ जाएगी, यहाँ पर आकर, इस जगह पर आकर इन आयनों को वापस किस में डाल देती है? मेडुला के अंतराकाशी द्रव के अंदर डाल देगी। ये मेडुला का अंतराकाशी द्रव है। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है वाइट से, ये मेडुला का अंतराकाशी द्रव है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ये मेडुला का अंतराकाशी द्रव। उसमें डाल दिया, सोडियम की कंसंट्रेशन बनी रही। भाई यहाँ से निकले थे, इसने वापस लाके इसी के अंदर डाल दिया। घूमता है गोल गोल, सोडियम आयन क्लोराइड आयन गोल गोल घूमेंगे। यूरिया के लिए क्या होगा? जो कलेक्टिंग डक्ट है, संग्राहक नलिका जो होती है, वो संग्राहक नलिका यूरिया की कुछ मात्रा को किसमें डालती है? अंतराकाशी द्रव में। मात्रा यदि ज़्यादा हो गई यूरिया की तो अंतराकाशी द्रव से वो यूरिया वाले जो आयन है आरोही भुजा में आते हैं, आरोही भुजा से डीसीटी में जाते हैं, डीसीटी से फिर से किस में आ जाते हैं? संग्राहक नलिका में। तो यूरिया का भी इस तरह से एक राउंड लगता है। तो दोनों की मात्रा को, सोडियम क्लोराइड की मात्रा को, यूरिया की मात्रा को किडनी के मेडुला भाग में निश्चित बनाए रखा जाता है और इस परासरणीय सांद्रता को निश्चित बनाए रखा जा रहा है। इसलिए जब परासरणीय सांद्रता यहाँ ज़्यादा रहेगी तो इसको किसकी ज़रूरत होगी? वाटर की। इसलिए ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा तो यूरिन क्या होता है? सांद्र होता है। मूत्र को सांद्रित किया जाता है या मूत्र को गाढ़ा किया जाता है। और इस अंतराकाशी द्रव की परासरणीय सांद्रता अधिक है। और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये संग्राहक नलिका है। तो संग्राहक नलिका की भी विशेषता हमको याद रखनी है। इसका भी अधिकांश भाग वृक्क के, किडनी के कौन से भाग में पाया जा रहा है? मेडुला में। कलेक्टिंग डक्ट भी मेडुला में अंदर तक धसी रहती है। तो कलेक्टिंग डक्ट भी अंदर तक धसी है और मेडुला के लास्ट जो पार्ट है, यहाँ कितनी सांद्रता पाई जा रही है? 1200 ml। इसी कारण से जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, शॉर्ट में इसको हम बोल सकते हैं सीडी, संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट ये है। तो इसके अंदर क्या होगा? पहला काम तो इसने ये किया है, अंतराकाशी द्रव में इसने किसको छोड़ा? यूरिया को। यूरिया ने इसकी परासरणीय सांद्रता को बनाए रखा। यूरिया ज़रूरत से ज़्यादा हुआ, इस यूरिया को किस में डाल दिया जाता है? आरोही भुजा में। आरोही भुजा से डीसीटी में जाएगा, डीसीटी से वापस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। दूसरा काम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट भी मेडुला के अंदर तक धसी हुई है, परासरणीय सांद्रता का ये ज़्यादा सामना कर रही है। इसलिए कलेक्टिंग डक्ट में भी जो यूरिन आएगा, उस यूरिन में से अधिकांश जल को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? मुक्त कर दिया जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से भी क्यों अवशोषित किया गया? क्योंकि जो अंतराकाशी द्रव था उसकी परासरणीय सांद्रता ज़्यादा है। कॉर्टेक्स वाले भाग जो है बॉलकुट की कम होती है, इसकी ज़्यादा है। इसलिए इस अंतराकाशी द्रव को पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए पानी का अवशोषण कर लेगा। यहाँ भी पानी को अवशोषित किया। जो हेनले लूप की अवरोही भुजा थी उसमें से भी पानी को अवशोषित किया। इसके अलावा जो पीसीटी वाला भाग था वहाँ भी जल का अवशोषण किया। तो इस तरह से इन स्थानों पर जल का अवशोषण करके मूत्र को सांद्र किया जाता है, मूत्र को गाढ़ा बनाया जाता है। इस मूत्र को गाढ़ा बनाने की क्रियाविधि को हम प्रतिधारा क्रियाविधि या प्रतिधारा सिद्धांत कहते हैं। प्रतिधारा क्यों बोला है? यहाँ पर इन एरोज को देखिए, ये जो एरो है, जो हेनले लूप की अवरोही भुजा है उसके अंदर इस तरह से फिल्ट्रेट की मूवमेंट हो रही है, जबकि जो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा के अंदर ब्लड का फ्लो इस तरह से हो रहा है। इस तरह से वासा रेक्टा में ब्लड का क्या हो रहा है? फ्लो।
दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। हेनले लूप में इस तरह से, ये अभी मैंने बना के बताया, ये जो है ये किसके अंदर है, हेनले लूप में फिल्ट्रेट का प्रवाह है। ये जो है ये वाला वासा रेक्टा के अंदर फिल्ट्रेट का प्रवाह है। दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसे प्रतिधारा कहा जाता है, काउंटर करंट के नाम से इसको जाना जाता है। फ़ायदा क्या है इसका, ये नीचे जब जाएगा, ये फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा, इसके अंदर जो इस आरोही भुजा ने सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयनों को फ्री किया है, इन आयनों को किसके अंदर डाल दिया जाएगा, वासा रेक्टा के अंदर। वासा रेक्टा की कौन सी भुजा में, अवरोही भुजा में डाल दिया जाएगा। ये इसको लेकर जाएगी आयनों को, आरोही भुजा में आएगी, आरोही भुजा में आकर जो मेडुला का अंतराकाशीय द्रव है उसमें आयनों को मुक्त कर देगी। तो इससे आयनों की मात्रा संतुलित रही। आयन जो है सोडियम क्लोराइड पोटेशियम ये मेडुला के आंतरिक मेडुला जो है या मेडुला के अंतराकाशीय द्रव में बने रहे। दूसरा, एक NaCl की इस तरह से बनाई जाएगी मात्रा। यूरिया की मात्रा किस तरह से बनाई जाती है, जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें से यूरिया सिक्रेट होगा, उस यूरिया के कारण मेडुला का अंतराकाशीय द्रव जो उसकी परासरणीय सांद्रता बनी रहती है। जब यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है आवश्यकता से अधिक, तो इसको किस में डाल दिया जाता है, हेनले लूप की आरोही भुजा में। हेनले लूप की आरोही भुजा इसको किसके अंदर ले जाएगी, DCT में। DCT से किस में आ जाता है, फिर से कलेक्टिंग डक्ट में। यूरिया का साइकिल इस तरह से चलेगा, सोडियम जो आयन है उनका साइकिल इस तरह से चलता है। सोडियम यहाँ से सोडियम को निकाल के इस भुजा से यहाँ पे डाला इसमें वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा ने यहाँ लाकर वापस इसको मेडुला के अंतराकाशीय द्रव में डाल दिया। तो NaCl की कंसंट्रेशन बनाए रखी जा रही है, यूरिया की कंसंट्रेशन बनाए रखी जा रही है। परासरणीय सांद्रता मेडुला भाग की ज़्यादा है, इसलिए इसको पानी की आवश्यकता होती है। पानी को ये खींचने का काम करता है, आकर्षित करने का काम करेगा। H2O जो हेनले लूप की अवरोही भुजा है उससे ये अपने अंदर खींच लेगा। कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन है उससे भी पानी को अपने अंदर खींच लेगा। PCT जो होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, उससे भी जल का अवशोषण कर लेगा। और जब यूरिन में से जल को बाहर निकाला जा रहा है तो यूरिन कंसंट्रेंट होता है, गाढ़ा होता है। इससे ही हम मूत्र सांद्रण की क्रियाविधि या प्रतिधारा क्रियाविधि के नाम से जानते हैं। थैंक यू।